students, I'm Anusha Srivastava and you are watching Anuraja Nursing Classes. So before going to the topic, please like, share and subscribe my channel Anuraja Nursing Classes. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को दो अदर नाम से भी बुलाया जाता है। तो प्लीज आप बच्चों कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन कि वो दो अदर नेम्स क्या हैं। ठीक है। तो ये जो सिलेबस है मतलब ये जो है टॉपिक है वो बेसिकली बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखने को मिलेगा। और ये मोस्ट कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेजरली तीन चार क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कब कहेंगे या किस ड्यूरेशन में कहेंगे। साथ ही साथ अगर पेशेंट एडमिट होके आ रहा है, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और कितने घंटे में उसको इन्फेक्शन हुआ तो हम उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहेंगे। या मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आगे हम डील करेंगे और हम पूरा थियोरी बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे थियोरी प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों ही साथ में लेकर चलेंगे। तो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम दो अदर नाम से क्या बुलाते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो कौन कौन से हैं। सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन, ये जिसको हम कहते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एसएसआई। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, या हम इसको कह सकते हैं कॉटी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो हैं जो हमारे एमआरएस है और हम आगे देखेंगे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ऐसे कुछ हमारे इन्फेक्शन है जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं एज ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है। ये देखा गया है कि जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है इसका हाई ये प्रेवलेंस मतलब ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, जो पेशेंट एडमिट होते हैं आईसीयू में। ठीक है। या फिर एक्यूट सर्जिकल या ऑर्थोपेडिक वार्ड्स में अगर पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो वहां पे ये देखने को मिलता है कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट्स को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंजेला रेवलेस रिसर्च ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इन्होंने एक रिसर्च में ये बोला था कि जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर कोई इन्फेक्शन पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन के 48 आवर्स मतलब 2 दिन के अंदर अंदर हो रहा है, या फिर डिस्चार्ज के 3 दिन या फिर 30 डेज ऑफ एन ऑपरेशन अगर होता है, तो हम उसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। तो कब कब हो रहा है, 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन एंड 3 डेज ऑफ डिस्चार्ज के अंदर अंदर कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट को होता है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि पेशेंट को नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हुआ है। राइट। नेक्स्ट और डेफिनेशन देखते हैं। An infection acquired in hospital by a patient who was admitted for a reason other than that infection। ऐसा पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आया पर उसका जो मेन रीजन मेन कॉज क्या था, क्या चीफ कंप्लेन थी, उससे जो इन्फेक्शन हुआ वो डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया है हाइपरटेंशन का चीफ कंप्लेन लेके कि मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, डायफोरेसिस हो रहा है और मैं चेस्ट पेन हो रहा है, ये चेस्ट पेन रेडिएटेड है। तो ईसीजी कराया गया, पता चला कि हाँ पेशेंट को रिस्क है एमआई का। तो मे बी देखते हैं फॉर मॉनिटरिंग हम पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। ठीक है। पेशेंट एडमिट हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, विद इन 48 आवर्स पेशेंट को क्या होने लगा, पेशेंट को अदर इन्फेक्शन होने लगे जैसे कि जो हमारे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट था और हमने कैथेटर लगा दिया तो कॉटी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में कि जब पेशेंट की चीफ कंप्लेंट मतलब जिस डिजीज से पेशेंट आया है उससे डिफरेंट अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को हॉस्पिटल में 48 आवर्स के अंदर अंदर, तो हम उसको नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के अंतर्गत में रखेंगे। ठीक है। An infection occurring in a patient in a hospital or other healthcare facility in whom the infection was not present or incubating at the time of admission। मतलब कि पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है, मे बी हॉस्पिटल है, हेल्थ क्लिनिक है, एडमिट हो रहा है। ठीक है। या हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है फैसिलिटीज लेने के लिए, बट
उस टाइम पे उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन इंक्यूबेट भी नहीं कर रहा था। ठीक है, इंक्यूबेट मतलब कोई भी साइनस, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि पॉजिटिव एजेंट हमारे बॉडी में आए और साइनस सिम्टम के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो वो जो पेशेंट है वो किसी भी अदर इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड नहीं था, पर हमारे हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के अंदर अंदर उसको एक कोई इन्फेक्शन, नया इन्फेक्शन होता है, तो हम उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये डिस्चार्ज के बाद भी देखने को मिलता है। इम्पैक्ट क्या होगा इन्फेक्शन का, नोजोकॉमिक इन्फेक्शन का? अगर कोई पेशेंट, फॉर एग्जांपल पेशेंट है हमारे पास, मतलब एडमिट हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, उसको वो ऑलरेडी किसी बीमारी से आया होगा, किसी डिजीज से सफर कर रहा होगा। तो अगर ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पिटल में आने के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी फंक्शनल डिसेबिलिटी हो जाती है। फंक्शनल डिसेबिलिटी मतलब कि वो जो पर्सन है वो पर्टिकुलर फंक्शंस जो कि वो कर पा रहा था पहले, इवन दो वो बीमार था, पर अब उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से वो एड ऑन हो जाता है, वो और बीमार हो जाता है। ठीक है, कुछ फंक्शंस वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, इमोशनल स्ट्रेस। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हमारा जो डिजीज होगा, हमारी जो साइन एंड सिम्टम्स आ रही है वो कम हो जाएगी, पर हॉस्पिटल में आने के बाद अगर उनको फर्दर इन्फेक्शन हो जाता है, दैट विल लीड टू इमोशनल स्ट्रेस बोथ फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट। ऑलरेडी पेशेंट को एक इन्फेक्शन था या एक डिजीज थी जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑलरेडी उसके पास वो पैसे खर्च कर रहा है अपने इलाज के लिए, अब उसके पास एक और इन्फेक्शन आ गया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो नोसोकॉमिक इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा वर्स नहीं हो सकता। नोसोकॉमिक इन्फेक्शन बहुत वर्स हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, वेंटिलेटर की वजह से निमोनिया हो गया तो ये तो बहुत वर्स कंडीशन है। ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट को फर्दर और कॉस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पास एक इकोनॉमिक ओवरलोड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज हॉस्पिटल से। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो हम पहले ही देख लेते हैं कि पेशेंट की बीमारी कब तक ठीक हो जाएगी, डिस्चार्ज का डेट बता देते हैं। लेकिन इस बीच में अगर पेशेंट को फर्दर एक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो फिर पेशेंट को और दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ जाता है। तो ये कुछ इम्पैक्ट है जो कि अगर नोजोकॉमिक इन्फेक्शन पेशेंट को होता है तो देखने को मिलता है। क्या क्या होगा? फंक्शनल डिसेबिलिटी हो जाएगी, इमोशनल स्ट्रेस देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाएगा और हॉस्पिटल स्टे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के होने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहला है माइक्रोबियल एजेंट। अगर माइक्रोबियल एजेंट हॉस्पिटल में प्रेजेंट है या फिर हमारे पास में, जैसे कि कभी कभार होता है कि बेड खाली नहीं होता तो बगल में टीबी का पेशेंट है, बगल में हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो टीबी का जो बैक्टीरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट, जो पेशेंट है ट्रैवल कर सकते हैं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। या फिर अगर कोई कंडीशन ऐसा हुआ कि आपस में वो कर दिया, ठीक है, साथ में रख दिया, तो इन्फेक्शन ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, पेशेंट ससेप्टिबिलिटी में भी, पेशेंट का इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत वीक है, उसकी वजह से उसको अपॉर्चुनिटी से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, जैसे कि सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में, और इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है अच्छे से हॉस्पिटल में, ठीक है, एट दैट केस पेशेंट को क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। केयर नहीं की जा रही, फॉर एग्जाम्पल कैथेटर अगर हम लगा रहे हैं तो हमें कैथेटर केयर देनी होगी पेशेंट को, हम नहीं देंगे तो पॉटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, या बैक्टीरियल रेजिस्टेंट में भी, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो, ठीक है, किससे, एंटीबायोटिक से जो पेशेंट को चल रही है, तो मे बी वो इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे कि नोसोकॉमियल इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाए। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी टू हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। किन, कौन कौन ऐसे पेशेंट्स हैं या कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या फिर HCAI या फिर HAI हो जाए? तो प्री मेच्योर बेबीज, जो बच्चे प्री मेच्योर होते हैं, प्री प्री टर्म हो जाते हैं या फिर लो बर्थ वेट होते हैं, ऐसे पेशेंट को, ऐसे बच्चों को क्या होगा, हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बहुत सिक हैं, वेरी सिक चिल्ड्रन, जैसे जिनको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ है या जिनको निमोनिया हो गया है,
ठीक है, ऐसे बच्चों को भी देखने को मिलता है। एल्डरली पीपल का भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाएगा। ज्यादातर अगर इनको कैथेटर लग रहा है तो इनको पॉटी होना नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर केयर नहीं दी जाएगी। फ्रेल पीपल, ऐसे पीपल जो बहुत वीक है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ है, वीक है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, ऐसे पीपल को भी हो सकता है। पीपल विद सर्टेन मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है, कैंसर है, ठीक है, या अदर ऐसे कंडीशन है जिनमें उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स क्या है वो थोड़ा स्लो है या लो है, ऐसे केसेस में पेशेंट को हो सकता है HAI। then ऐसे पेशेंट जिनकी लो इम्यूनिटी है, सच एज पीपल विद डिजीज दैट कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, या जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, जिनको स्टेरॉइड चल रहा है, ठीक है, कोई ड्रग्स भी क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है, उनकी वजह से भी क्या होगा, पेशेंट को HAI होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड माइक्रोब्स। कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि ज्यादातर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है? पहला है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से हम देखते हैं कि हमारे मल्टी रेजिस्टेंट होता है, साथ ही साथ इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉस्पिटल कॉलोनाइजेशन एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन ज्यादातर देखा जाता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मल्टी रेजिस्टेंट हो गया है आजकल। साथ ही साथ ये हॉस्पिटल में कॉलोनीज बनाता है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, जैसे कि ई कोलाई मोस्ट कॉमनली क्या करता है, कॉटी कॉज करता है। ठीक है, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, सेरेचिया एंड एस टिम्फेरियम। ठीक है, बेसिकली आप एक एक याद कर लेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड है स्यूडोमोनास। ये भी क्या है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया, साथ ही साथ ये लो टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं। इवन डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इनकी वजह से भी HAI हो सकता है। नेक्स्ट है टिटनेस। अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छे से स्टेलाइजेशन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से टिटनेस कॉज हो सकता है। वायरसेस जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, CMV का फुल फॉर्म साइटोमेगालो वायरस, उनकी वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ फंगस एंड पैरासाइट्स कुछ हैं जैसे कि ईस्ट, कैंडिडा एल्बिकन्स। नेक्स्ट है मोल्स, एस्परजिलस एंड म्यूकर एंड प्रोटोजोआ जैसे कि एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, न्यूमोसिस्टिस कैंडी एंड टैक्सोप्लाज्मा गॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था तो उस टाइम पे क्या देखने को मिला था, फंगस देखने को मिला था, कि व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, पिंक फंगस, ऐसा देखने को मिला था पेशेंट्स में। राइट, तो ये क्या था, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, ये पेशेंट की लो इम्यूनिटी की वजह से, इम्प्रॉपर स्टेलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो सकता था, पेशेंट को नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। ये तो कुछ हमारे माइक्रोब्स थे जो कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन करते हैं। अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HAI। कैसे ट्रांसफर होगा हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हम वो बात करेंगे। फर्स्ट रूट है डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर पेशेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसी भी माइक्रोब्स के, तो वहां पे उसको हो सकता है। कौन कौन से माइक्रोब्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होंगे, स्टेफाइलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल। सेकंड है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, एंटेरोबैक्टीरियल डायरिया या सुडोमोनास अफेक्ट करेगा। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट हुआ है, किसी ने छींक दिया है या फिर शेयर किए हैं कुछ आइटम जिसमें ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे, तो वायरसेस उनसे जाएंगे। देन एरोसॉल्स ट्रांसमिशन, वही स्नीजिंग है ना, तो या बोलते समय वो सलाइवा जा रहा है तो लेजिनेला फ्रॉम नेबुलाइजर। इवन कभी कभी नेबुलाइजर की मशीन अच्छे से क्लीन ना की जाए तो उसकी वजह से लेजिनेला ट्रांसमिट हो जाएगा। ह्यूमिडिफायर, वाटर एंड सप्लाई। ठीक है, पेरेंटल रूट से कौन कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होंगे, HIV एंड हेपेटाइटिस। सेल्फ इन्फेक्शन या क्रॉस इन्फेक्शन कौन करेगा, तो स्टेफाइलोकोकल ऑरियस या स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया जो होंगे वो हमारे इन्फेक्शन कॉज करेंगे, सेल्फ इन्फेक्शन या क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ रूट्स थे जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के रूट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। ठीक है, अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से रूट से ट्रांसमिशन हो रहा है। अब हम देखेंगे कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन।
सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एक फर्स्ट नोसोकॉमियल इन्फेक्शन है। उसमें क्या होता है कि जो वुंड है, सर्जिकल साइट मतलब सर्जरी हुई होगी, ठीक है, तो एक वुंड बना होगा जिसको हम सर्जिकल वुंड कहते हैं, इसको हम क्लीन वुंड भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लीन वुंड से क्या होगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, एब्सेस फॉर्म होगा, साथ ही साथ सेलुलाइटिस होने के चांसेस होंगे ड्यूरिंग द मंथ आफ्टर द ऑपरेशन। 30 डेज हमने देखा था ना पहले ही कि 30 डेज ऑफ ऑपरेशन। तो एसएसआई वो होता है कि अगर कोई वुंड क्रिएट किया गया है सर्जिकली और उसमें इन्फेक्शन कॉज हो रहा है विद इन 30 डेज, तो हम उसको क्या कहेंगे, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव यूरिन कल्चर आ रहा है, 1 और 2 स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया 5 बैक्टीरिया ml या फिर उससे ज्यादा देखने को मिला, और साथ में सिम्टम्स भी देख, यूटीआई, ठीक है। देन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि कफ आ रहा है, पेशेंट को पुरुलेंट स्प्यूटम आ रहे हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ कर रहे हैं तो उसमें इन्फिल्ट्रेट देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। और फोर्थ है हमारा वैस्कुलर कैथेटर इन्फेक्शन, जो सेंट्रल लाइन पड़ी है, ठीक है, पेशेंट को, और वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, उसकी वजह से नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट सेप्टिसीमिया, फीवर हो रहा है पेशेंट को, रिग्रेस फीवर हो रहा है, और एटलीस्ट कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से ब्लड कल्चर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ 5 टाइप्स ऑफ नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है जिनको हम आगे एक एक करके देखेंगे भी। इधर भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, सेम हमारा नोजोकॉमिल जो अभी हमने पहले पढ़ा, उसको हम यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक नाम से भी जानते हैं, जैसे कि जो हमने यहाँ पे देखा था वैस्कुलर कैथेटर इन्फेक्शन, बेसिकली ये क्या है, क्लैम्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, क्या है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। नेक्स्ट है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो हमने आगे देखा था वो क्या है, पॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थर्ड है हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिसको हम वुंड इन्फेक्शन भी कहते हैं। फोर्थ है लंग इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी कहेंगे, ठीक है। बेसिकली वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, बहुत सुपरफिशियली हमने वहां पे उसको लंग इन्फेक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा है एमआरएसए, मेथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंड लास्ट है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन। तो ये हमारे 6 ऐसे इन्फेक्शन हैं जो मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कहे जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने अमाउंट में हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा नोजोकॉमियल इन्फेक्शन होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा होने वाला जो प्रिवलेंस है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब कॉटी है। इन 1996 के सर्वे में दिया गया था, पर आज भी कॉटी इज द मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ठीक है। बाकी का रेशियो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पर कॉटी स्टिल इज द मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट फर्स्ट हम देखते हैं क्लैप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो क्लैप्सी क्या होता है कि जब हम सेंट्रल लाइन डालते हैं पेशेंट को, या सेंट्रल वेनस कैथेटर डालते हैं, जो कि एक ट्यूब होती है जो लार्ज वेन में पड़ती है नेक के, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वहां पे अगर हम सेंट्रल लाइन कैथेटर की केयर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से केयर नहीं किया है, तो उस केसेस में क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन रेडनेस होने के चांसेस होंगे, जिसकी वजह से वहां पे मतलब बैक्टीरिया इंटर करेगा, फिर इन्फ्लामेशन होगा और क्लैप्सी हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मेक अप 14% ऑफ ऑल एचएआई। जितने भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है में से 14% कौन से हैं, क्लैप्सी है। क्लैप्सी का जो क्लाइंट है वो क्या फील करेगा, फीवर फील करेगा, सेंट्रल लाइन की जो एरिया है वहां पे उसको रेडनेस देखने को मिलेगी, सोरनेस देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एक पीडीएफ है जो कि आप देख सकते हैं जाके, सीडीसी गवर्नमेंट ने अपलोड किया है, उसमें से कंटेंट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कैथेटर एसोसिएट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि पेशेंट को अगर यूरिनरी रिटेंशन हुआ है उस टाइम पे हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं, या पेशेंट को अगर हम हुआ है कि मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस है या मूव नहीं कर पा रहा है, जा नहीं पा रहा है वॉशरूम के लिए, तो हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे। हमें ये भी पता है कि कैथेटर क्या करता है, यूरिन आउटपुट कराता है, ठीक है। पर कैथेटर की केयर भी करनी होती है। अगर कैथेटर केयर का प्रॉपर एक नर्सिंग प्रोसीजर है, अगर हम फॉलो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, एट दैट केस कैथेटर 40 हो जाएगा, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो कॉट इज द मोस्ट कॉमन एंड इट इंक्लूड 32% ऑफ ऑल HAI। कितना परसेंट? 32%। ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज हो रहा है या इम्प्रॉपर कैथेटर यूज हो रहा है, मतलब इम्प्रॉपर केयर हो रही है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सर्जिकल साइट क्या हो रही है, एक सर्जरी हुई है, वुंड हुआ है। वुंड, जो सर्जिकल वुंड होगा हम उसको हमेशा क्लीन वुंड मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लीन वुंड में कोई बैक्टीरिया इन्वेट किया और वहां पे क्या किया, उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। ये कितना परसेंट होगा? 22% ऑफ ऑल HAI। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वैप भी कहते हैं। ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो गए, जिनका ब्लड सैचुरेशन लो बहुत जा रहा है, जिनको जिस एगोनल गैस हो रहे हैं, तो क्या करते हैं कि ट्यूब डाल के हम वेंटिलेटर पे रख देते हैं पेशेंट को। पर ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग टर्म में वेंटिलेटर पे हैं या फिर वेंटिलेटर केयर प्रॉपर नहीं दी जा रही है, तो उनको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम देंगे पेशेंट को हम देंगे पेशेंट प्रॉपर केयर। पर अगर हम प्रॉपर केयर नहीं दे पाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जितने भी HAI हैं उसमें से 15% कौन से ज्यादातर देखने को मिलते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है MRSA, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एक स्टेफ बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, काफी रेजिस्टेंट हो गया है एंटीबायोटिक से। ये मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, पेनिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, किसी भी एंटीबायोटिक से ये किल या इनहिबिट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में ये क्या करेगा, पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है। ये किसी भी पेशेंट को हो सकता है, अगर वहां पे या कम्युनिटी में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है। बिगेस्ट रिस्क किसका है, जब हमारी स्किन ओपन है या ब्रोकन है, मतलब इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे चोट लग गई है तो दिखाने गए हॉस्पिटल में, या फिर कट लग गया है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे स्किन ओपन होगी और ब्लड स्किन एक्सपोज्ड होगी, एट दैट केस ये इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। ठीक है। ये पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, जैसे कि ये पहले तो इन्फेक्शन कॉज किया, उसके बाद ये क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में सेप्टिसीमिया करेगा, ये अदर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है जैसे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या निमोनिया भी। ठीक है। कम्युनिटी में भी इसका बहुत ज्यादा प्रेवलेंस देखने को आजकल मिल रहा है, जैसे कि ये क्या करेगा, प्यूस्ट्यूल्स या बॉयल्स बना देगा स्किन पे। ठीक है। जिसमें जो कैसे दिखेंगे, रेड होंगे, फूले हुए होंगे, दर्द करेंगे या उनमें पस होगा। सबसे पहले स्पाइडर बाइट्स या फिर बम्प्स जैसा देखने को मिलता है जो कि रेड सोलन एंड पेनफुल होगा। ठीक है। और ये कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे कट हुआ है या एब्रेशन हुआ है, वहां से ये इंटर करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। और ये स्प्रेड किससे होंगे, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से होंगे। तो बेसिकली हमें हॉस्पिटल का पढ़ना है, हॉस्पिटल में ये ज्यादातर अगर प्रेजेंट है तो ये नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। कैसे कॉज करेंगे, तो ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेशेंट को कहीं कट लगा है तो देन ये उस कट के थ्रू बॉडी में इंटर करेंगे, ब्लड वेसल में जाएंगे, ब्लड के थ्रू बॉडी में सेप्टिसीमिया कॉज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन। ये एक जर्म है जो क्या कराता है, डायरिया एंड कोलाइटिस, मतलब जो हमारी कोलन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वहां पे इन्फेक्शन कॉज कराएगा। एंड ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है। मोस्ट केसेस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन ऑकर व्हेन एंटीबायोटिक्स टेकन और नॉट लॉन्ग आफ्टर फिनिश द एंटीबायोटिक कोर्स। ज्यादातर कब देखने को मिलता है कि जब पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहा था, बीच में बंद कर दिया, या फिर लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक ले रहा है, ऐसे टाइम पे ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे पेशेंट में, तो पेशेंट को सीवियर डायरिया होगा, फीवर आएगा, स्टमक पेन होगा, पेट में दर्द होगा, क्योंकि हमने देखा कि डायरिया एंड कोलाइटिस कॉज करा रहा है। एपेटाइट होगा लॉस, क्योंकि एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट को नौसिया देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, सेम एज कोलाइटिस होगा, डायरिया बहुत हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है तो हाइपोवॉलेमिक शॉक में भी जा सकता है। सीरियस इंटेस्टाइनल कंडीशन भी कॉज करा सकते हैं जैसे कि टॉक्सिक मेगाकोलिन, सेप्सिस भी करा सकते हैं, लास्ट में डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे करना। ठीक है।
हमने देख लिया सब कुछ कि टाइप्स ऑफ एचएआई क्या है, अब प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो हमने बेसिकली देखा था कि हॉस्पिटल में अगर हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, अगर हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, एट दैट केस ओनली हमारा एचएआई होने के प्रेवलेंस बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे प्रिवेंट करना है। तो 7 कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कि हमारा इंश्योर करेंगे कि एचएआई हमारे हॉस्पिटल में ना हो। तो पहला है सेफ्टी कल्चर। ठीक है, सेफ्टी रखना है हमें। ठीक है, तो हम पहले ऊपर से जाएंगे, जो हमारा लास्ट, हमारा जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है वो है हैंड हाइजीन। जो बेसिक है, सब करते हैं, पर क्या हम अच्छे से हैंड हाइजीन कर रहे हैं, क्या हम 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो मैटर करता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीन कराएंगे। अपने स्टाफ को बोलेंगे कि सभी स्टाफ प्रॉपरली हैंड हाइजीन करें। सेकेंड, इन्वायरमेंटल हाइजीन। हमारे वार्ड्स प्रॉपरली फ्यूमिगेट होने चाहिए, टाइमली। ठीक है, हमारे आर्टिकल्स प्रॉपरली स्टरलाइज होने चाहिए, वार्ड के फ्लोर्स क्लीन होने चाहिए। ठीक है, जो प्रॉपरली क्लीनिंग एंड यूटिलिटी वाला एरिया होता है प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। देन स्क्रीनिंग करनी है, कोहर्टिंग पेशेंट। स्क्रीन करेंगे पेशेंट को कि उनको इन्फेक्शन क्या हुआ, डायग्नोस्टिक प्रॉपरली करेंगे। साथ ही साथ हम कोहर्टिंग, जिन पेशेंट्स को सेम टाइप की डिजीजेस है उनको हम सेम वार्ड में रखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट को एक साथ नहीं रखेंगे, अदरवाइज इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है सर्वेलेंस। हमें क्या करना है, हमें रेगुलर बेसिस पे अपने हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस कराते रहना है, एक्टिव एंड पैसिव बोथ, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप। एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप एक प्रोग्राम होता है जो कि हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल सेटअप में चलाता है। वो ये देखने के लिए कि कौन सी एंटीबायोटिक किस इन्फेक्शन में इफेक्टिव है, या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो रहा है, ये पता करने के लिए, ताकि हम रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम कर सके, जिससे कि हमारी जो एंटीबायोटिक का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। ठीक है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। लास्ट है सेफ्टी कल्चर। जब भी कल्चर करना है हमें सेफली करना है, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। देन स्किन इन्फेक्शन एंड एंटीसेप्टिक कराना है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस चलाएंगे, पीपीई किट प्रॉपरली पहनना है, आइसोलेशन कराना है पेशेंट को जो कम्युनिकेबल डिजीज के हैं, एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड डिजाइन को भी प्रॉपरली ऐसे बनाना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वॉल्स एंड ऑल पे स्टिक ना हो जाए। ठीक है, इक्विपमेंट यूज एंड डिस्कार्ड प्रॉपरली करना है, स्टेरिलाइजेशन करना है, डिस्कार्ड जो डिस्पोजेबल है उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो करना है, मॉनिटरिंग करनी है हमारे हॉस्पिटल में कि पेशेंट किस कंडीशन से आया था, और उसके बाद जब वो जा रहा है तो उनको क्या कंडीशन न्यू हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, एक्टिव सर्वेलेंस करते रहना है। नेक्स्ट, सर्वेलेंस एंड रोल ऑफ लेबोरेटरी है। अब हम बात करते हैं सर्वेलेंस। इतनी देर से हम बात करते हैं कि सर्वेलेंस क्या कर रहे हैं, पर होता क्या है सर्वेलेंस एक्चुअल में, वो भी देखना है। तो इन्फेक्शन सर्वेलेंस क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस मेट्रिक्स एंड क्लिनिकल आउटकम सच एज डिटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कैन बी यूज टू सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। डिटेक्शन करना है कि एचएआई हमारे हॉस्पिटल में कितना हो रहा है, या कितने लोगों को हो रहा है, कितना हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है और कितनों को एचआई हो रहा है। ठीक है, एचएआई हो रहा है, तो वो हमें देखना है। तो दो टाइप के हमारे सर्वेलांस होते हैं, एक एक्टिव सर्वेलांस होता है, एक पैसिव सर्वेलांस होता है। एक्टिव सर्वेलेंस ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है एचएआई को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्टिव सर्वेलेंस में हम क्या करेंगे, डाटा को स्पेसिफिकली कलेक्ट करेंगे सर्वेलेंस के पर्पज से। साथ ही साथ हम ट्रेड प्रोफेशन जो पर्सनल्स होंगे वो डेटा कलेक्ट करेंगे, और सर्च करेंगे कि जो डेटा है वो मैच कर रहा है एचएआई इन्फेक्शन से या नहीं। मतलब जो डेफिनेशन है एचएआई की कि 48 आवर्स एडमिशन में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम एचएआई में रखेंगे, डिस्चार्ज के 3 डेज तक इन्फेक्शन हो रहा है तो हम एचएआई में रखेंगे, या ऑपरेशन हुआ उसके 30 डेज तक इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको एचएआई में रखेंगे। उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये एक्टिव सर्वेलेंस होता है। दूसरा चीज होती है पैसिव सर्वेलेंस। यहाँ पे हम ज्यादातर डेटा पे तो रिलाई नहीं करते हैं, पर ये रेट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब हमें पीछे देखना है, पीछे साइड में जाना है कि पहले क्या हुआ था, और ये यूजुअली ट्रेन्ड पर्सनल्स नहीं करते हैं। हाउएवर ये जो मेथड है वो कम थोड़ा यूज होता है इन कंपैरिजन टू एक्टिव सर्वेलेंस, बट ये फिजिबल मेथड है कभी कभी, एंड लेस सेंसिटिव वे टू डिटेक्ट इन्फेक्शन। ज्यादातर इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं इससे।
ठीक है, पर एक्टिव सर्वेलेंस करेंगे तो अच्छे से इन्फेक्शन में पता चल जाएगा। पेशेंट बेस्ड सर्वेलेंस लिंक्स द लेबोरेटरी विद क्लिनिकल डेटा एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन। अब जब हम पेशेंट बेस्ड सर्वेलेंस कर रहे हैं, एक्टिव सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो हमें डेटा लेने के लिए लेबोरेटरी से एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करनी पड़ती है। एक जो हम कहते हैं ना कि नर्सिंग इज नॉट अ सिंगल थिंग, हमें एक प्रॉपरली हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। एक मेडिकल, इवन अ मेडिकल पर्सन शुड कॉन्टेक्ट विद ऑल ऑफ द अदर मेडिकल हेल्थ और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तभी हम कोई अच्छी चीज अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कंफर्म कहाँ से होगा, लेबोरेटरी से भी होगा। ठीक है, तो हमें वहां से पता करना है कि एचआई की फ्रीक्वेंसी क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या देखने को मिले। पेशेंट बेस्ड सर्वेलेंस रिक्वायर करेगा पेशेंट केयर एरियाज में विजिट भी करना पड़ेगा, पेशेंट के मेडिकल चार्ट्स एंड रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना पड़ेगा, पेशेंट का ब्लड कल्चर कराना रहेगा, उसमें भी पता चलेगा कोई न्यू इन्फेक्शन तो नहीं आया है। ठीक है, तो लेबोरेटरी बेस्ड सर्वेलेंस क्या होता है कि इन्फेक्शन आइडेंटिफिकेशन करेंगे बाय पॉजिटिव लेबोरेटरी फाइंडिंग। हम क्या कराएंगे, पेशेंट के कल्चर्स कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे, स्वाब सैंपल लेंगे। ठीक है, या फिर हम एक्सरे या फिर अदर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारे वो हम करा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को जो इन्फेक्शन था वही है या कोई नया इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को नोसोकॉर्नियल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, द प्रेवलेंस ऑफ एचआई refers to the proportion of the patient population within a healthcare facility who have acquired an infection while receiving the medical care। सेम है जो हम अभी से बोलते आ रहे हैं कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ठीक है, और हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या कहेंगे कि यही है प्रेवलेंस एचएआई का इन अ करेंट टाइम। मतलब एक करेंट टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, आने के बाद उनको यहाँ पे 48 आवर्स के अंदर अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, डिस्चार्ज के 3 डेज तक इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उनको प्रेवलेंस ऑफ एचएआई करेंगे हमारे हॉस्पिटल का। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं एचएआई सर्वेलांस के, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सर्वेलांस की प्लानिंग करनी। कोई भी चीज आप स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको एक गोल बनाना है, आपको प्लानिंग करनी। प्लान करने के बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे, पेशेंट से डेटा लोगे, आप मेडिकल चार्ट्स एंड रिपोर्ट्स देखोगे, आप लेबोरेटरी से फाइंडिंग्स लोगे। ठीक है, तो प्लान करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप एनालिसिस करोगे कि ये क्या डेफिनेशन फॉलो कर रहा है एचएआई की। फिर आप इंटरप्रेट करोगे कि हाँ ये डेफिनेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर आप कम्युनिकेट करोगे अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कि ऐसा ऐसा पेशेंट आए हैं इतने नंबर में, और उनको यहाँ पे आने के बाद ये इन्फेक्शन हुआ, पहले उनको ये इन्फेक्शन नहीं था। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे कि क्या अभी भी ये हो रहा है, ये तो इतने टाइम इंटरवल में था, अब हमें क्या करना है, रिड्यूस कराना है, प्रैक्टिसेस करानी है, मॉनिटर करने की क्यों हुआ। ठीक है, क्या कैथेटर केयर अच्छी नहीं थी, या फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मतलब वो ड्रेसिंग अच्छा नहीं हो रहा था, या फिर जो हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वो प्रॉपरली स्टराइज नहीं हो रहे। मॉनिटर करना है, फिर इवेलुएट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर हमें क्या करना है, उन प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है और क्वालिटी केयर इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में कौन कौन होता है, तो बेसिकली जो कोर मेंबर्स हैं वो डॉक्टर्स होंगे, एपिडेमोलॉजिस्ट होंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड नर्सेस होती हैं। और इन नर्सेस को हम बेसिकली आईसीएन कहते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस। तो बेसिकली फंक्शन क्या है एक इन्फेक्शन प्रोटोकॉल कमेटी का, टेक्निकल लीडरशिप होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में, सबसे वर्क को रिड्यूस कर मतलब एसेप्टिक वर्क करवाना है, एडवोकेसी करनी है, ग्लोबल कैंपेनिंग करनी है हैंड हाइजीन या अदर आईपीसी टॉपिक्स पे, मेजर करना है कि एचआई कितना हो रहा है, सर्विलांस कराना है, और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है कंट्रीज को। ठीक है, एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी भी देखने को मिलती है, जैसे कि एक हमारी कमेटी है एचआईसीसी, जो जिपमर की है, जो एक फोरम प्रोवाइड करती है मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट एंड कॉपरेशन अमंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ये एक कमिटी है जो कि प्रॉपरली इन्फेक्शन कंट्रोल बेस्ड है, जिपमर के थ्रू चलती है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट देता है और अपने कॉपरेशन प्रोवाइड करता है, साथ साथ इंफॉर्मेशन देता है कि क्या कैसे हॉस्पिटल, कौन कौन से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रहे हैं, उनका प्रेवलेंस क्या है, कैसे उनको रिड्यूस कराया जा सकता है, या कैसे बंडल केयर अप्रोच दी जाती है। तो कुछ मेंबर्स हैं इनके, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि चेयरपर्सन डॉक्टर एलन
दुराई रंजन जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है जिपमर के। मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश सिंह एचओडी है माइक्रोबायोलॉजी के। डॉक्टर अनीता रस्तोगी एडिशनल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है जिपमर की। बेट्सी मता एडिशनल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है जिपमर के। एचओडी जो कि सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी है। ये सब वहाँ के मेंबर है। देन इंचार्जेस हैं जो चीफ नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट है, नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट, डीएनएस, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर भी है और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस भी है। नेक्स्ट और भी मेंबर्स आ जाते हैं जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो इंचार्ज है, नीडल स्टिक इंजरी के इंचार्ज हैं, सीएसएसडी के इंचार्ज, लिनन एंड लैंड्री इंचार्ज, सेंट्रल स्टोर इंचार्ज। क्योंकि ये सारे ही कहीं ना कहीं हमारे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल में हेल्पफुल करते हैं। नोटिफिकेबल डिजीज रिपोर्टिंग इंचार्ज जो है, इंजीनियर रिप्रेजेंटेटिव, फार्मेसी इंचार्ज, जेक्यू सी कोऑर्डिनेटर, सैनिटरी सुपरिटेंडेंट एंड डायटेक्स इंचार्ज, ये सभी क्या करेंगे, टुगेदर इन्फेक्शन कंट्रोल पे मतलब कमिटी पे मेंबर है। ठीक है, फंक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर साइट से। आज एक न्यू लर्निंग देखते हैं, एक रूल है जिसको हम मार्था रूल कहते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपने पहले सुना होगा। सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज यहाँ सुन लीजिए। मार्था रूल एक ऐसा रूल है जो एक मेजर पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव है। क्या करता है, पेशेंट्स एंड फैमिलीज को प्रोवाइड करता है एक अर्जेंट वे टू सी एन अर्जेंट रिव्यू देयर और देयर लव्ड वंस कंडीशन डिटोरिया एंड दे आर कंसर्न दिस इज नॉट बीइंग रिस्पॉन्डेड टू। ठीक है, एक पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव है कि अगर किसी पेशेंट या फैमिलीज में क्या हो रहा है, कोई लव वन या फिर उनके उनकी या उनके लव वन की कंडीशन डिटोरिएट हो रही है और मतलब धीरे धीरे डेथ की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें पेशेंट को प्रॉपर रिव्यू देना होगा अर्जेंटली। ठीक है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पेशेंट विल बी आस्क्ड एटलीस्ट डेली अबाउट हाउ दे आर फीलिंग। पेशेंट को डेली पूछना है कि ऐसा फील कर रहे हैं आप, and if they are getting better or worse, and this information will be acted on in a structured way। डेली आपको पूछना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी कंडीशन बेटर हो रही है वर्स हो रही है, उससे हमें पता चलेगा कि क्या स्ट्रक्चर वे है, पेशेंट डिटोरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। All staff will be able at any time to ask for a review from different team if they are concerned that a patient deteriorating and they are not being responded to। अगर पेशेंट ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर नर्स असाइंड है या पर्टिकुलर डॉक्टर असाइंड है फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, उसको पहले तो डेली पूछना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो ही असाइंड है तो वही पूछेंगे। सारे स्टाफ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अ टीम अप्रोच। ठीक है, टीम अप्रोच के थ्रू अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो उन्हें पूछना है कि प्रॉपर पेशेंट से पूछना है कि वो कैसे हैं। ठीक है, अगर उनकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ उनसे ये भी पूछना है कि आपको किसी ने पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि पेशेंट की नीड्स रिस्पॉन्ड हो रही है या नहीं हो पा रही है। कभी कभी होता है ना कि हम बेड पे एडमिट है और हमसे कोई आके पूछ ही नहीं रहा है कि हमें क्या क्या फील हो रहा है, कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दे रहा है। हमें केयर तो मिल रही है पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई आके हमसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, so this escalation route will also always be available to patient themselves, their family and carers, and advertise across the hospital। और ये टीम अप्रोच फैमिलीज, पेशेंट्स एंड पूरे हॉस्पिटल में एडवर्टाइज कराना चाहिए कि पेशेंट की जो नीड्स है, पेशेंट की जो फीलिंग्स है, हमको पूछना चाहिए कि वो कैसे हैं और उनके नीड्स को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। सो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम दो नाम और देते हैं, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। कब होता है, क्या डेफिनेशन है, तो अगर कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है विद इन 48 आवर्स अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसको प्रीवियसली नहीं था, या 3 डेज आफ्टर डिस्चार्ज उसको कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसको प्रीवियसली नहीं था, या फिर अगर उसको ऑपरेशन हुआ और 30 डेज के अंदर उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है जो पहले नहीं था, तो ये कंडीशन कब आएगी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंतर्गत आती है। फिर हमने देखा इम्पैक्ट ऑन पेशेंट, इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट, या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखा हमने, कौन ससेप्टेबल है, किनको ज्यादा चांसेस होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के। फिर हमने रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन देखा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्टैक्ट, एरोसॉल्स एंड ऑल। फिर हमने देखा टाइप्स, और बेसिकली हमने 6 टाइप्स देखे थे। पहला क्या है, कॉटी, जो कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, देन है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, देन है सेंट्रल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, देन
सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड क्लैप्सी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। देन हम एमआरएससी देखते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन। एंड देन हम देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम डिफिस। ठीक है, फिर हमने प्रिवेंशन देखा जिसमें हमने सेवन स्ट्रेटेजीज देखी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कमिटी देखी जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, और जिपमर की हमने कमिटी देखी जो कि बेसिकली ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करती है, कॉर्पोरेशन एक टाइप की है। ठीक है, फिर उसके हमने मेंबर्स देखे, फिर हमने एक न्यू रूल देखा, मार्था रूल। तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू टुडेज क्लास, so you can comment me in the comment section or you can ask me. Okay, so students, in next class we will see about bundle approach. ठीक है, तो आप थोड़ा बंडल अप्रोच के बारे में पढ़िएगा कि वो क्या होता है। वहां पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बंडल केयर अप्रोच क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी क्लास, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन email me with this link. Okay, so thank you class, thank you for today's session. आज का सेशन अच्छा लगा होगा मे बी आप लोग को। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास कि आप आए और अटेंड किया। एंड सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अनुराजा नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू।